हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने कैश बुक स्टार्ट किया था, राइट? एंड स्टार्ट करते ही हमने पहला इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था जिसका ये सॉल्यूशन है, राइट? क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि प्रिपेयर सिंपल कैश बुक, तो हमने सिंपल कैश बुक बनाया था। यस और नो? हम सिंपल कैश बुक पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में हम डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक पढ़ने वाले, राइट? तो सिंपल कैश बुक में हमने क्या किया, हर एक ट्रांजैक्शन को पढ़ा। अगर पैसा आ रहा है तो उस ट्रांजैक्शन को हमने रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड किया। अगर हम पैसा पे कर रहे हैं, देयर इज अ पेमेंट ऑफ मनी, पैसा मेरे जेब से बाहर जा रहा है, तो मैंने पेमेंट में रिकॉर्ड किया। एज सिंपल एज दैट। अगर कैश मिल रही है तो इट इज रिसिप्ट, एंड अगर कैश जा रही है तो इट इज पेमेंट। तो ऐसे हमने सारी ट्रांजैक्शंस को पढ़ा। रिसिप्ट्स में कुछ ट्रांजैक्शन गई, कुछ पेमेंट्स में गई, राइट? रिसिप्ट्स के अमाउंट कॉलम में देयर आर सर्टेन अमाउंट्स, 3 अमाउंट दिख रही है आपको। बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रकाश से पैसे आए, एंड सामान बेच के सेल्स का पैसा आया। पेमेंट में देखोगे तो सुरेश को पैसा पे किया, माल खरीदा, परचेसेस के लिए 500 पे किए, कैरेज के लिए 100 पे किए, सैलरीज के लिए 500 पे किए। तो देयर आर 4 पेमेंट्स एंड 3 रिसिप्ट्स। यस और नो? अब हमें करना क्या है, अब हमें इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देयर आर सर्टेन स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। ईच एंड एवरी सम जब भी हम कैश बुक का करेंगे इसके बाद, तो वो 2 कॉलम कैश बुक हो या सिंपल कैश बुक हो, आपको कैश बुक को बैलेंस करना पड़ता है। एंड बैलेंसिंग में आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी है। या हम बाद में लेजर चैप्टर में आने वाले हैं, लेजर में भी आपको हर एक लेजर को बैलेंस करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो हमें हर एक वो चीज बैलेंस करनी है जिसमें 2 साइडेड में डिवाइडेड है, मतलब डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो हमें डेबिट एंड क्रेडिट को बैलेंस करना है, राइट? रिसिप्ट साइड इज द डेबिट साइड, मैंने डीआर लिखा है कोने में, एंड द पेमेंट साइड इज द क्रेडिट साइड, मैंने सीआर लिखा है कोने में। यस और नो? तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड जब भी आपके पास होगा इन अकाउंटिंग, यानी कि एक ही स्टेटमेंट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, डेबिट एंड क्रेडिट, तो हमें इन डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स को क्या करना पड़ता है, अमाउंट्स कॉलम को बैलेंस करना पड़ता है। मतलब आई हैव टू बैलेंस द डेबिट अमाउंट कॉलम विद द क्रेडिट अमाउंट कॉलम। कैसे करना है? तो ध्यान से सुनो, हर एक स्टेप को ध्यान से सुनो। इसके बाद हर एक सब में हमें यही स्टेप्स को फॉलो करना है व्हेन वी आर बैलेंसिंग अ अकाउंट, राइट? आई कैन कॉल इट एज अकाउंट ऑल्सो और अ कैश बुक ऑल्सो, राइट? तो जब भी हम डेबिट क्रेडिट स्टेटमेंट्स को या इस तरह के स्टेटमेंट को बैलेंस करेंगे, राइट? बैलेंस मतलब हमें अमाउंट कॉलम को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है एंड बैलेंस करना है। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा रफली क्रेडिट में जितने आइटम्स है उनकी टोटल लूंगा। तो अगर क्रेडिट में मुझे यहां पर 4 आइटम्स दिख रहे हैं, 1000, 500, 100 एंड 500, तो अगर मैं इन चारों को ऐड करूंगा तो मेरी टोटल आ रही है 2100। सो जो क्रेडिट आइटम्स है उनकी टोटल कितनी आ रही है? 2100। ये क्लियर है? ये आपको आपके आंसर में नहीं लिखना है, दिस इज अ रफ कैलकुलेशन। मैं जस्ट इंडिकेशन के लिए यहां पर राउंड कर रहा हूं और ऊपर टोटल लिख रहा हूं। आप रफली साइड में कहीं पर भी इसका टोटल लिख सकते हो, राइट? तो मैंने रफ कैलकुलेशन किया जस्ट फॉर इंडिकेशन पर्पस। मैंने बताया कि इन चारों का टोटल इज 2100, राइट? जो क्रेडिट के 4 आइटम्स है उनका टोटल है 2100। सेम वे मैं डेबिट में जो 3 आइटम्स है उनको ऐड करूंगा, 2500, 1000 एंड 800। तो इन तीनों को ऐड करने पर इन तीनों का टोटल आ रहा है 4300, राइट? रफली कैलकुलेट किया, रफली मैंने क्रेडिट का टोटल किया जो आ रहा है 2100, एंड रफली मैंने डेबिट आइटम्स का टोटल किया या डेबिट के अमाउंट का टोटल किया विच इज 4300, राइट? तो डेबिट 4300, क्रेडिट 2100। अब मुझे करना क्या है, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसे उठाना है, दोनों में से बड़ी वैल्यू को उठाना है। एंड एंड में दोनों तरफ अमाउंट कॉलम में, डेबिट अमाउंट कॉलम में भी एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम में जो बड़ी वैल्यू है दैट इज 4300, मैं दोनों तरफ एज अ टोटल लिख रहा हूं। उस साइड का टोटल 4300 नहीं है, फिर भी मैं बड़ी अमाउंट 4300 क्रेडिट तरफ लिख रहा हूं। इज इट क्लियर? क्या किया मैंने? पहले मैंने क्रेडिट साइड के आइटम्स की टोटल की, अमाउंट की टोटल की 2100, डेबिट अमाउंट्स की टोटल की 4300, बड़ी अमाउंट 4300 मैंने उठाई। एंड एक्चुअली मैंने दोनों अमाउंट कॉलम में, मतलब डेबिट साइड में भी एंड क्रेडिट साइड में भी 4300 लिखा दोनों तरफ, राइट? सो एज अ टोटल 4300 दोनों तरफ लिखना है। व्हाई 4300? क्योंकि वो बड़ी अमाउंट है, तो बड़ी अमाउंट हमेशा दोनों तरफ एज अ टोटल लिखनी है, राइट? अब मैंने टोटल किया, बड़ी अमाउंट दोनों तरफ लिखी। अब आई नीड टू कैलकुलेट द बैलेंस, आई नीड टू कैलकुलेट द डिफरेंस यानी कि बैलेंस, राइट? तो बैलेंस कैसे निकलेगा या डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो जो बड़ी अमाउंट है 4300, उसमें से मैं 2100 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूं, 4300 माइनस 2100, मेरा आंसर बच रहा है 2200। मतलब डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस इज 2200। यहां तक क्लियर है?
मैंने पहले क्रेडिट के आइटम्स को ऐड किया, उसकी टोटली 2100, डेबिट के आइटम्स को ऐड किया, उसकी टोटली 4300, फिर मैंने दोनों तरफ टोटल में 4300 लिखा, राइट, एज माय फाइनल आंसर, राइट। अब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, बड़ी अमाउंट 4300 माइनस छोटी अमाउंट 2100, मुझे डिफरेंस मिला 2200। ये मेरा रफ कैलकुलेशन, 2200 इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्लियर है? तो बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस मिल गया, राइट। डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस इज 2200। अब इस डिफरेंस को आप उस तरफ लिखोगे जिस साइड की टोटल कम है, राइट। फिर से सुनो, इस डिफरेंस को आप उस तरफ लिखोगे जिस साइड की टोटल कम है। तो मेरी डेबिट साइड की टोटल 4300 है एंड क्रेडिट साइड की टोटल 2100 है, तो मेरी कौन सी साइड की टोटल कम है? तो मेरी क्रेडिट साइड की टोटल कम है। तो मैं इस डिफरेंस को क्रेडिट साइड में जो अभी मैंने टोटल लिखी उसके जस्ट एक लाइन ऊपर लिख रहा हूं 2200, राइट। जो मैंने अभी डिफरेंस निकाला 2200 मैंने कहां लिखा? मैंने क्रेडिट में लिखा। कहां पर? टोटल के जस्ट एक लाइन ऊपर। इसे कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। मैंने तराजू की तरह तोला, राइट। मुझे क्या करना है? मुझे बैलेंस करना है, मतलब मुझे दोनों साइड इक्वल करनी है, राइट। अब मैंने क्रेडिट में 2200 लिखा तो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली दोनों साइड 4300 इक्वल होगी। पहले ही 2100 थे, अब मैंने 2200 लिखे तो टोटल अब दोनों तरफ 4300, तो इसलिए पहले मैंने टोटल लिखा एंड देन आई फाउंडेड आउट द डिफरेंस। तो डिफरेंस आ रहा है 2200 का ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट में 2200 कम है, डेबिट बड़ी है 4300। छोटी रकम कहाँ है या छोटी अमाउंट कहाँ पर है? ऑन द क्रेडिट साइड। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2200। यहां तक क्लियर है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने पहले रफली क्रेडिट के आइटम्स का टोटल लिया 2100, डेबिट के आइटम्स का टोटल लिया 4300, फिर 4300 माइनस 2100 का मैंने डिफरेंस निकाला एंड जो साइड छोटी है उस तरफ मैंने टोटल लिखा या उस तरफ मैंने डिफरेंस लिखा टोटल के एक लाइन ऊपर, राइट। टोटल में मैंने पहले ही 4300 लिखा था जो बड़ी अमाउंट थी, बड़ी अमाउंट पहले लिखो, राइट, दोनों तरफ, फिर डिफरेंस कैलकुलेट करो और जो साइड छोटी है, तराजू में होता है ना, एक साइड कम है तो उस तरफ हम और भरते हैं तो दोनों साइड इक्वल करते हैं, तो जो छोटी साइड है उसमें और वजन डालो तो दोनों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब माय बोथ साइड आर 4300। पहले उस तरफ 2100 थे, मैंने 2200 और डाले तो दोनों साइड इक्वल हो गई एंड अब 2200 मेरा डिफरेंस बचा। ये 2200 इज माय बैलेंसिंग फिगर। इसे क्या कहा जाएगा? 2200 को एज अ बैलेंसिंग फिगर, नथिंग बट इट इज वेरी लॉजिकल। डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड है, मतलब मेरे पास 4300 रुपए आए, उसमें से मैंने 2100 खर्च किए एंड एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास 2000 रुपए या 2200 रुपए बैलेंस बचा कैश का। ये क्लियर है? मैंने क्या कहा कि 4300 आए, 2100 चले गए, मेरे पास 2200 बचे। इसे कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस एंड इस 2200 के सामने पर्टिकुलर्स या पेमेंट कॉलम में लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरिड डाउन। जैसे कि शुरुआत में हमने डेबिट में लिखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि पिछले साल से मैं आगे लेके आ रहा हूं ब्रॉट डाउन, तो शुरुआत होगी ब्रॉट डाउन से, एंड होगा कैरिड डाउन से। सो आई एम राइटिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड इसकी डेट में लिखूंगा इस मंथ की आखिरी डेट। तो हम कौन से मंथ के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? तो हम मार्च मंथ के लिए ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो मार्च मंथ का आखिरी डेट क्या होता है? 31st। तो मैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन के सामने 31 लिखूंगा, राइट। तो दिस बिकेम माय क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि मंथ एंड पर 31 मार्च पर मेरे पास कैश में 2200 बैलेंस है, जो मैं मार्च महीने से अप्रैल महीने में लेके जाऊंगा। तो वही बैलेंस मैं उठा रहा हूं एंड टोटल के नेक्स्ट लाइन पर रिसिप्ट साइड में यानी कि डेबिट में आ रहा हूं एंड डेबिट में लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो वहां पर मैंने बैलेंस कैरिड डाउन लिखा था वही मैं रिसिप्ट साइड में लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 2200। एंड इसे मैं जब डेट लिखूंगा तो मार्च का बैलेंस में अप्रैल में लेके आ रहा हूं, तो मैं उसे डेट लिखूंगा अप्रैल 1। क्या लिखूंगा? अप्रैल 1। ऑलरेडी ईयर हमने 2019 पहले लिखा है, मैंने बस अप्रैल 1 लिखा, तो अप्रैल 1 को मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मार्च का जो कैरिड डाउन है वो अप्रैल में नए महीने में मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लाके छोड़ दिया। इज इट क्लियर? तो जब भी आप किसी को कैरिड डाउन बोलोगे दैट इज कि मैंने मार्च, ये हमारा मार्च महीने का हिसाब है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मार्च महीने का है, तो मार्च महीने का बैलेंस 31 मार्च को यानी कि मार्च महीने के एंड में मेरे पास 2200 रुपीज बैलेंस बचे थे, जिसे मैंने बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोला एंड वही कैरिड डाउन बैलेंस मैंने उठाया एंड अप्रैल महीने में आज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लाया। तो अप्रैल महीने का बैलेंस ब्रॉट डाउन इज एग्जैक्टली जितना मार्च महीने का कैरिड डाउन है। 1 तारीख, अप्रैल की शुरुआत है 1 तारीख, तो 1 तारीख को मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2200 लिख के उसे छोड़ दिया। अब इसके नीचे अप्रैल महीने का आप हिसाब करोगे कि अप्रैल में कितना पैसा है कितना गया, वो ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं, हमें बस इतना लिख के
छोड़ देना है। तो वंस यू राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन एंड उसकी डेट, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ या आंसर खत्म हुआ। सो वी आर डन विथ आर इलस्ट्रेशन नंबर 1, राइट। अब हम फटाफट चलते हैं ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 2 या सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ सॉल्यूशन है, इसे हम डिस्कस करते हैं और हम हमारा सॉल्यूशन हमारे नोटबुक में बनाते हैं। इज इट क्लियर? तो देखते हैं उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं और फिर एक एक करके ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं, राइट। अब इट शुड बी इजी। कल हमारा पहला सम था, आपने उसे रिवाइज किया होगा, राइट। तो ये सेकंड सम है, ये उससे थोड़ा सा और इजी लगना चाहिए। हमें बस कॉन्सल्ट करना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। पैसा आ रहा है, कैश आ रही है, तो रिसिप्ट्स में एंट्री करेंगे, एंड पैसा जा रहा है तो पेमेंट में एंट्री करेंगे। एज सिंपल एज दैट, राइट। लेकिन उस पर जाने से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो वो कह रहे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंपल कैश बुक ऑफ मेसर्स सौरभ ट्रेडर्स। तो सौरभ ट्रेडर्स के लिए हमें सिंपल कैश बुक बनाना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इमीडिएटली फॉर्मेट बनाता हूँ। तो मैं आ रहा हूँ फर्स्ट पेज पर, ऊपर लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ मेसर्स सौरभ ट्रेडर्स। नेक्स्ट लाइन पर मैं क्या बना रहा हूँ, कैश बुक। तो मैंने लिखा कैश बुक, एंड उसके नीचे जैसे कल हमने फॉर्मेट बनाया था वैसे ही मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, डेट, रिसिप्ट्स, रिसिप्ट नंबर LF, अमाउंट रुपीज, फिर से डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर LF एंड अमाउंट, एंड लेफ्ट कॉर्नर में मैं लिख रहा हूँ DR यानी कि डेबिट, एंड राइट कॉर्नर में मैं लिख रहा हूँ CR यानी कि क्रेडिट। ये क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मेट बना। इसके साथ साथ मैं दोनों तरफ डेट में, इस क्वेश्चन में दी हुई डेट जो कि है जुलाई 2019, दोनों तरफ डेट में मैं लिख रहा हूँ जुलाई 2019, राइट। रिसिप्ट साइड में भी डेट कॉलम में 2019 जुलाई, एंड पेमेंट साइड में भी 2019 जुलाई, ईयर पहले, मंथ उसके नीचे लिखो, राइट। ये क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो रिसिप्ट में आएगा या पेमेंट में आएगा। सिंपल लॉजिक क्या है कि ट्रांजैक्शन पढ़ो और बस इतना ही सोचो कि इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस में कैश आ रही है या बिजनेस से कैश जा रही है। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस में कैश आ रहा है तो रिसिप्ट्स में एंट्री होगी, बिजनेस से कैश जा रहा है तो पेमेंट में एंट्री होगी। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, एक एक करके ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं, समझते हैं एंड सोचते हैं कि कैश आ रही है, कैश जा रही है। तो पहली ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आपने कैश के साथ बिजनेस की शुरुआत की, मतलब बिजनेस में कैश आई। किस लिए आई? कैपिटल के लिए आई। यस और नो? आप अगर बिजनेस की शुरुआत करते हो, बिजनेस की शुरुआत में अगर आप बिजनेस में कैश लेके आते हो तो उस कैश को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो नथिंग बट आई स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस में कैश आई। यस और नो? क्यों आई? फॉर कैपिटल आई। यस और नो? हमारे जर्नल एंट्री वाला लॉजिक कि कैश आई फॉर कैपिटल, राइट। तो कैश आ रही है, जा रही है बिजनेस में, तो कैश आ रही है, तो कैश आने की एंट्री हम रिसिप्ट साइड में करेंगे। तो रिसिप्ट साइड में लिख रहा हूं मैं 1 तारीख। पर्पस क्या है कैश आने का? कैपिटल। ऑपोजिट नाम लिखना है, कैश आई, क्यों आई? टू कैपिटल, फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट में 1 लाख रुपए, राइट। तो 1 तारीख को वो कह रहे हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस में कैश आई, तो मैं रिसिप्ट्स में एंट्री कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं टू कैपिटल अकाउंट। वाई कैपिटल अकाउंट? क्योंकि कैश आई, तो आई हैव टू राइट द रीजन कि कैश आने का रीजन क्या है? कैपिटल है। वैसे अगर कैश जा रही है तो कैश जाने का रीजन मुझे लिखना है, हमेशा मुझे रीजन लिखना है। कैश आई, क्यों आई? फॉर कैपिटल आई। यस और नो? अब इमीडिएटली उसके नीचे क्या करोगे? नरेशन लिखोगे। तो यहां पर नरेशन क्या बनेगा? यहां पर नरेशन बनेगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सिंपल नरेशन है। इज इट क्लियर? तो फटाफट चलते हैं। 3 तारीख की ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹80,000। आपने 80,000 रुपीज जेब से कैश निकाली, बैंक में जमा की। तो कैश आ रही है या जा रही है? सिंपल लॉजिक है, मैंने कैश निकाली, बैंक में जमा की, मतलब कैश जा रही है। यस और नो? सो इट इज पेमेंट ऑफ कैश। आई एम गिविंग कैश एंड डिपॉजिटिंग इनटू बैंक। बैंक में कैश आ रही है बट मेरे बिजनेस से कैश जा रही है एंड वो जाके बैंक में जमा हो रही है। तो बिजनेस से कैश जा रही है, तो इस ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करूंगा ऑन दी पेमेंट साइड। तो पेमेंट में मैं लिखूंगा 3 तारीख। बाय व्हाट? बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है। ऑपोजिट आपको लिखना है, रीजन लिखना है, कैश गई, क्यों गई? बैंक में गई। तो बाय बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट में 80,000। इमीडिएटली नीचे नरेशन लिखूंगा बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक या बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट। छोटा सा नरेशन लिखो। ये क्लियर है? तो पहला ट्रांजैक्शन भी था सिंपल, 3 तारीख का ट्रांजैक्शन भी था सिंपल कि मैंने बैंक में कैश जमा की, जेब से कैश निकाली, बैंक में जमा की, तो कैश जा रही है, इसलिए पेमेंट पे मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट, राइट। कितना जमा किया? 80,000, एंड नरेशन भी हमने लिख लिया। अब आते हैं ऑन 5 तारीख की ट्रांजैक्शन। 5 तारीख को वो कह रहे हैं परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 2000। मैंने कैश दे के स्टेशनरी खरीदी, तो कैश दी ना, क्या कह रहे हैं? परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशनरी खरीदा एंड जेब से 2000 रुपए निकाल के स्टेशनरी शॉप के ओनर को दे दिए, तो कैश गई,
तो जा रही है कैश, तो इसकी एंट्री मैं कहाँ करूँगा, पेमेंट में करूँगा, यस और नो। बट रीज़न क्या है, क्यों जा रही है कैश, स्टेशनरी, तो मैं रीज़न में स्टेशनरी लिखूंगा। तो मेरी 5 तारीख की एंट्री पेमेंट में दिखेगी, 5 तारीख बाय स्टेशनरी, अमाउंट में 2000, यस और नो। क्या कह रहे हैं, परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी आ रहा है बट कैश जा रहा है, तो आई एम थिंकिंग अबाउट कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश जा रहा है इसलिए पेमेंट में एंट्री हुई, यस और नो। वो कह रहे हैं कि स्टेशनरी खरीदा और पैसे दिए, तो आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट कैश आ रहा है या जा रहा है, तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है इसलिए पेमेंट, यस और नो। किस वजह से कैश जा रहा है, स्टेशनरी की वजह से, इसलिए मैंने स्टेशनरी लिखा, यस और नो। अब इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड फॉर कैश, या बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड, राइट, इतना भी चलेगा। बीइंग स्टेशनरी, कैश बुक में तो हमें पता है कैश देके खरीदा है, तो बीइंग स्टेशनरी परचेस इतना भी चलेगा, ये क्लियर है। तो 5 तारीख को उन्होंने कहा था परचेस स्टेशनरी, परचेस स्टेशनरी यानी कि पैसा देके स्टेशनरी खरीदा, तो पैसा जा रहा है इसलिए पेमेंट, पेमेंट में मैंने लिख लिया बाय स्टेशनरी। चलते हैं 7 तारीख, 7 तारीख को वो कह रहे कैश परचेसेस 15,000, कल भी था कैश परचेसेस, कैश परचेसेस मतलब मैंने सामान खरीदा, फॉर कैश मतलब कैश दे के आई एम परचेसिंग गुड्स, कैश परचेसेस, कैश दिया एंड सामान परचेस किया, ये क्लियर है। तो मतलब कैश आ रहा है या जा रहा है, आंसर इज कैश दे के मैंने परचेस किया मतलब कैश जा रहा है, परचेसेस मतलब क्या परचेस किया, गुड्स, यस और नो। सो कैश इज गोइंग आउट, सो कैश पेमेंट में जाएगा, यस और नो, या हम कैश बुक के कौन से तरफ रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो पेमेंट में मैं आ रहा हूं, लिख रहा हूं 7 तारीख, बाय व्हाट, बाय परचेसेस अकाउंट, क्योंकि परचेसेस के लिए मैंने पैसा पे किया, तो रीजन क्या है पैसा देने का, परचेसेस। कितना पैसा दिया, 15,000, तो अमाउंट में मैं लिख रहा हूं 15,000। तो उन्होंने फिर से क्या कहा था, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, कैश परचेसेस, कैश परचेसेस मतलब कैश दे के सामान परचेस किया, तो आई एम पेइंग कैश, तो पेमेंट हो रहा है, तो इसलिए पेमेंट में एंट्री होगी, कैश जा रही है, रीजन क्या है कैश जाने का, परचेसेस, तो मैंने लिखा बाय परचेसेस, एंड अमाउंट में मैंने लिख लिया कितना, 15,000। नीचे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कैश परचेसेस, सिंपल, बीइंग कैश परचेसेस, कैश देके सामान खरीदा, क्लियर है। अब 7 तारीख के बाद चलते हैं ऑन 8 तारीख। तो 8 तारीख को वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो वो कह रहे हैं आपने गुड्स बेचे, राइट, फॉर कैश मतलब कैश लेके गुड्स बेचे, यस और नो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश लिया सामान बेचा, तो कैश आ रही है या जा रही है, तो सिंपल आंसर है कैश लेके मैंने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचे मतलब गुड्स गए एंड उसके बदले में आपके पास कैश आई, सो कैश आ रही है, तो इसमें रिकॉर्ड कौन सी तरफ करूंगा, रिसिप्ट की तरफ, राइट। रीजन क्या है कैश आने का, गुड्स बेचे यानी कि सेल्स। तो जब मैं रिसिप्ट में एंट्री करूंगा तो मैं पहले डेट लिखूंगा 8 तारीख, टू सेल्स, क्योंकि मैं माल बेचा उसका पैसा आ रहा, रीजन पैसा आने का रीजन सेल्स है, तो 8 तारीख टू सेल्स। बट अमाउंट लिखने से पहले उन्होंने कहा है कि आपको पैसा डिस्काउंट काट के मिला, राइट, तो मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूं 20,000 रुपीज की गुड्स बेचे माइनस 8% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है तो 8% ट्रेड डिस्काउंट 1600, तो 20,000 माइनस 1,600 मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 18,400। तो मैं अमाउंट में रिसिप्ट कॉलम में लिख रहा हूं 18,400। ये क्लियर है क्या, क्या कहा था उन्होंने, कैश सेल्स, कैश लेके सामान बेचा, तो कैश आ रही है इसलिए मैंने रिसिप्ट्स में एंट्री किया, रीजन में लिखा टू सेल्स, राइट। सिर्फ अमाउंट लिखते वक्त मैंने क्या किया, 20,000 में से 8% यानी कि 1,600 डिस्काउंट कट किया, नेट अमाउंट मिली 18,400, तो वो मैंने क्या किया, रिसिप्ट साइड में या रिसिप्ट अमाउंट कॉलम में सेल्स के सामने लिख लिया 18,400। 18,400 का माल मैंने बेचा या गुड्स बेच के मेरे जेब में 18,400 रुपीज आए, तो रिसिप्ट साइड में 18,400, इसमें फाइनल अमाउंट। इमीडिएटली हम उसका नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग कैश सेल्स, क्या लिखेंगे, बीइंग कैश सेल्स, राइट। ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है कि कैश सेल करके हमने पैसे कमाए, राइट। तो 18,400 आए, किस चीज के आए, कैश सेल्स के आए, इज इट क्लियर। तो बीइंग कैश सेल्स इतना नरेशन काफी है। तो यहां पर हमारी 8 तारीख की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। चलते हैं ऑन 10 तारीख की ट्रांजैक्शन। क्या कह रहे हैं 10 तारीख की ट्रांजैक्शन में, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 पे किया, क्या पे किया, जेब से 5,000 रुपए निकाले, इंश्योरेंस कंपनी को दिया, कहा ये मेरा इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम है, सो आई एम पेइंग कैश, मतलब कैश जा रही है, यस और नो। एंड क्या रीजन है, किस वजह से जा रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए जा रही है, यस और नो। तो कैश आ रही है या जा रही है, तो वो क्लियरली कह रहे हैं पेड इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब आपने कैश पे की, यस और नो। तो इसकी एंट्री मैं करूंगा ऑन द पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में मैं आऊंगा, पेमेंट में मैं लिखूंगा डेट, क्या डेट है आज की, 10 तारीख। किस वजह से पे किया, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना पे किया, 5,000। नीचे नरेशन, बीइंग पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड,
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ये क्लियर है। उन्होंने वेरी सिंपली कहा था पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड मतलब क्या पे किया, कैश, तो इसलिए पेमेंट में गया। एंड रीजन इंश्योरेंस प्रीमियम, तो मैंने लिखा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अमाउंट में मैंने बस अमाउंट लिख ली 5000, राइट। तो ये था हमारा 10 तारीख का ट्रांजैक्शन। चलते हैं 10 तारीख के बाद ऑन द नेक्स्ट तारीख, दैट इज 12 तारीख, पेड कैश टू दीक्षित। दीक्षित को मैंने कैश पे की, तो वेरी क्लियरली वो कह रहे पेड कैश, यानी कि कैश आई या गई, तो कैश गई, यस और नो। तो पेड कैश टू दीक्षित मतलब मैंने जेब में से 10,000 रुपए निकाले, दीक्षित के हाथ में रखे, सो कैश जा रही है, सो इट इज अ पेमेंट ऑफ कैश। तो मैं उसे पेमेंट में लिखूंगा, बट रीजन में मैं किसका नाम लिखूंगा, दीक्षित का, कि मैंने दीक्षित को पैसे दिए, यस और नो। तो मैं आ रहा हूं पेमेंट साइड में, लिख रहा हूं 12 तारीख बाय दीक्षित अकाउंट, कितना पे किया दीक्षित को, 10,000 रुपीज। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड, किसे पे किया दिख ही रहा है हमें, दीक्षित को पे किया, यस और नो। तो ये मेरा सिंपल 12 तारीख का ट्रांजैक्शन था। पेड टू दीक्षित, क्या पे किया, पैसे पे किए, तो पेमेंट में एंट्री करो, पैसा जा रहा है, किसे दे रहे हो, दीक्षित को, तो बाय दीक्षित लिखो, कितना पे किया, 10,000 पे किया, अमाउंट लिखो एंड नरेशन दे बीइंग कैश पेड। इज इट क्लियर। तो 12 तारीख के बाद अगला ट्रांजैक्शन क्या है, 15 तारीख रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना, सक्सेना से हमें 80,000 रुपीज कैश मिला। तो वेरी क्लियरली कह रहे हैं रिसीव्ड कैश, कैश मिल रहा है, तो कैश आने की एंट्री हम रिसिप्ट साइड में करेंगे, ये सर नो, कैश आ रहा है तो मैं इसे उठाऊंगा, रिसिप्ट में लिखूंगा। बट कैश का रीजन क्या है, तो सक्सेना दे रहा है, तो मैं लिखते वक्त लिखूंगा सक्सेना का नाम। तो मैं एंट्री करते वक्त रिसिप्ट में आ रहा हूँ, रिसिप्ट में लिख रहा हूँ 15 तारीख टू सक्सेना अकाउंट, कितना दिया सक्सेना ने, 80,000 रुपीज। नरेशन में क्या लिखूंगा, बीइंग कैश रिसिप्ट, बीइंग कैश रिसिप्ट, नरेशन मेरा सिंपल। तो उन्होंने वेरी क्लियरली कहा था आपको कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम सक्सेना, सक्सेना से कैश आया, कैश आ रहा है, इसलिए रिसिप्ट्स में मैंने लिख लिया। इज इट क्लियर। तो रिसिप्ट्स में मैंने क्या लिखा, मैंने पहले डेट लिखा, राइट, क्या डेट है, कब आ रहा है, 15 तारीख को आ रहा है, किससे आ रहा है, सक्सेना से आ रहा है, तो टू सक्सेना अकाउंट, एंड कितना अमाउंट आ रहा है, 80,000, एंड फिर इमीडिएटली नीचे नरेशन लिखा बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश मिला, किससे मिला, ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा है सक्सेना से मिला है, तो फिर से नरेशन में नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर। तो चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है 17th को। 17th को वो क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड कमीशन 2000, क्या है 17 तारीख की ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कमीशन 2000, आपको 2000 रुपए कमीशन मिला। कमीशन मिला मतलब क्या मिला, तो आपको कैश मिली, यस और नो। किसी के साथ आपकी कोई डीलिंग थी, उसने आपको हाथ में आके 2000 रखे और बोला ये आपका कमीशन, हाथ में क्या रखा, 2000 रुपए रखे, कमीशन मिला मतलब कमीशन नाम की कोई वस्तु है क्या, नहीं, हमें कैश मिली फॉर कमीशन। तो कमीशन मिला मतलब मेरे जेब में कैश आई, जेब में पैसा आ रहा है, तो कैश आ रही है, यस और नो। सो इट इज नथिंग बट रिसिप्ट ऑफ कैश। कैश मिली, क्यों मिली, फॉर कमीशन मिली। तो मैं इसे रिकॉर्ड कहां पर करूंगा, तो मैं इसे रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करूंगा, यस और नो। कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है मतलब पैसा मिल रहा है, तो मैं रिसिप्ट में एंट्री कर रहा हूं, तो रिसिप्ट साइड में मैं आ रहा हूं, डेट लिख रहा हूं 17, टू कमीशन अकाउंट, कितना कमीशन मिला, 2000 रुपीज, अमाउंट में चले गए 2000, तो टू कमीशन 2000 रुपीज। नरेशन में लिखो बीइंग कमीशन रिसिप्ट, नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग कमीशन रिसिप्ट, सिंपल सा नरेशन है, यस और नो। क्लियर है, कमीशन मिला, पैसा आया, रिसिप्ट्स में एंट्री की, टू कमीशन एंड अमाउंट कॉलम में 2000, राइट। जैसे कि पेड अगर है तो पेमेंट में लिखो, रिसीव है तो रिसिप्ट्स में लिखो, सिंपल लॉजिक। तो कमीशन रिसिप्ट रिसिप्ट्स में आ गया, यस और नो, सिर्फ टू कमीशन एंड अमाउंट में 2000, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द नरेशन, राइट। तो यहाँ पर हमारा हो गया कौन सा तारीख, 17 तारीख हो गया। चलते हैं 18 तारीख। 18 तारीख को वो क्या कह रहे, ड्रीव फॉर डोमेस्टिक यूज ₹4000, मैंने 4000 रुपए ड्रीव किए, मतलब बिजनेस से निकाले और घर लेके गया। अगेन हम अकाउंटिंग किस लिए कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शन का कर रहे हैं या बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस है कि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं या बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपने बिजनेस से पैसे निकाले एंड घर लेके गए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए आपने बिजनेस से पैसे निकाले, तो कैश जा रही है, कहाँ जा रही है, घर पर जा रही है। तो जो कैश घर पर जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स, यस और नो। तो बिजनेस से पैसे गए फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज नथिंग बट ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स हुआ, कितने रुपए का ड्रॉइंग्स हुआ, तो 4000 रुपए का ड्रॉइंग्स हुआ। जो बिजनेस का ओनर था उसने क्या किया, बिजनेस के ड्रॉवर से 4000 रुपए निकाले एंड घर लेके गया। तो बिजनेस से 4000 रुपए कैश गई, बट कहाँ गई, घर पर गई। तो जो पैसे आप घर पर लेके जाते हो या डोमेस्टिक पर्पस के लिए बिजनेस से निकालते हो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर 4000 रुपए बिजनेस से गए,
रीजन क्या है? रीजन है ड्राइंग्स। तो बिजनेस में कैश आ रही है या जा रही है? आंसर इज बिजनेस से कैश जा रही है, यस और नो। तो बिजनेस से कैश जा रही है तो मैं एंट्री कौन सी तरफ करूंगा? पेमेंट की तरफ करूंगा, यस और नो। तो मैं पेमेंट में आ रहा हूं, लिख रहा हूं डेट 18, रीजन लिख रहा हूं बाय ड्राइंग्स क्योंकि पैसे गए, रीजन क्या है? ड्राइंग्स डोमेस्टिक पर्पस के लिए निकाले, एंड अमाउंट में लिख रहा हूं 4000, राइट। तो पेमेंट साइड में मैंने क्या लिखा? 18 तारीख, बाय ड्राइंग्स, एंड अमाउंट में लिखा 4000। नरेशन बीइंग ड्राइंग्स मेड या बीइंग विदड्रॉन फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अगर आपके पास जगह है तो बड़ा चौड़ा नरेशन लिखो या कीप इट शॉर्ट क्योंकि कैश बुक में हमें ज्यादा जगह चाहिए। तो मैंने क्या लिखा? बीइंग ड्राइंग्स मेड, बीइंग ड्राइंग्स मेड, राइट। इतना काफी है, इज इट क्लियर? तो 18 तारीख का भी ट्रांजैक्शन सिंपल था, ड्राइंग्स हुआ मतलब बिजनेस से कैश जा रही है, तो पेमेंट में मैंने लिखा बाय ड्राइंग्स एंड नरेशन में बीइंग ड्राइंग्स मेड, राइट। अब फटाफट चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 18 तारीख के बाद है 22 तारीख। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 5000। 5000 में मैंने पुराना फर्नीचर बेच दिया। अब उन्होंने किसे बेचा? नाम दिया है क्या? आंसर इज नो। फॉर कैश बोला है क्या? आंसर इज नो। तो नाम भी नहीं है, फॉर कैश भी नहीं है, तो फिर हम फ्री में थोड़ी बेचेंगे। तो इसका मतलब मैंने पैसे लेके फर्नीचर बेचा, मतलब फर्नीचर बेच के मुझे 5000 रुपए मिले। सो आई एम सेलिंग माई ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर जा रहा है एंड कैश आ रहा है, यस और नो। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा, बदले में कैश मिला, तो कैश आ रहा है। सो आई हैव टू राइट इट ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मैं रिसिप्ट साइड में आ रहा हूं, रिसिप्ट में लिख रहा हूं डेट 22 तारीख। टू किस चीज का पैसा मिला? फर्नीचर का, तो टू फर्नीचर अकाउंट कितना पैसा मिला? अमाउंट में 5000 रुपीज। मैंने फर्नीचर बेच के कैश ली, इसलिए मैं टू फर्नीचर लिख रहा हूं। फर्नीचर जा रहा है, रीजन क्या है? कैश आने का रीजन क्या है? फर्नीचर बेचा, तो टू फर्नीचर अकाउंट कितना पैसा आया? 5000 रुपीज। नीचे नरेशन में क्या लिखूंगा? बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड या बीइंग फर्नीचर सोल्ड, राइट। इज इट क्लियर? सिंपल है, आगे बढ़े, ये क्लियर है। तो चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 22 तारीख के बाद 25 तारीख की ट्रांजैक्शन। तो 25 तारीख को वो कह रहे हैं पेड सैलरी टू राम। राम को आपने सैलरी पे की। सैलरी पे की मतलब क्या किया? आपने जेब से पैसे निकाले, राम के हाथ में रखा और बोला तुम्हारी सैलरी। तो यू आर पेइंग सैलरी मतलब यू आर पेइंग कैश, आपके जेब से कैश जा रही है। इज इट क्लियर? तो यहां पर कैश जा रही है तो सिंपली मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कौन सी तरफ करूंगा? पेमेंट की तरफ, यस और नो। रीजन क्या है पैसे जाने का? सैलरी। डोंट राइट द नेम ऑफ राम। राम को क्या दे रहे हैं हम? राम को हम सैलरी दे रहे हैं। तो मेरे पास रीजन है कि मैंने राम को पैसे क्यों दिए? सैलरी के दिए, यस और नो। तो पेमेंट में जब मैं एंट्री करूंगा तो मैं सैलरी लिखूंगा, राम नहीं लिखूंगा। इज इट क्लियर? तो मैंने राम को सैलरी पे की, कैश जा रही है, इसलिए मैं पेमेंट में एंट्री कर रहा हूं। तो पेमेंट में मैं लिख रहा हूं डेट 25 तारीख, बाय सैलरी अकाउंट एंड अमाउंट में 6000। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग सैलरी पेड, काफी है, बीइंग सैलरी पेड। इज इट क्लियर? ये क्लियर है सबको? तो 25 तारीख को वो कह रहे सैलरी पे किया, तो पेमेंट में मैंने लिख रहा सैलरी पे किया, पैसे गए, पेमेंट में एंट्री हो रही है, यस और नो। डेट लिखा, बाय सैलरी लिखा एंड अमाउंट में मैंने 6000 रुपए लिख लिए। नरेशन में लिखा बीइंग सैलरी पेड। ये क्लियर है? चलते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन, 30 तारीख की ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड इंटरेस्ट 4000। इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मिला मतलब क्या मिला? इंटरेस्ट मिला मतलब आपको पैसे मिले फॉर इंटरेस्ट। तो आपके पास कैश आई, क्यों आई? इंटरेस्ट के लिए आई। रिसीव्ड इंटरेस्ट, पैसा आ रहा है, यस और नो। इंटरेस्ट मिलेगा मतलब क्या मिलेगा? कोई आपको कागज पे लिख के देगा कि ये आपका इंटरेस्ट लो, कागज पे लिखा इंटरेस्ट का स्पेलिंग और आपके हाथ में कागज रखा, ये आपका इंटरेस्ट नहीं। आप बोलोगे कि इंटरेस्ट मतलब पैसा निकालो, यस और नो। तो कैश आ रही है फॉर इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? तो कैश आने की या इंटरेस्ट मिलने की एंट्री हम कहां पर करेंगे? तो बड़ा ऑब्वियस, मैं रिसिप्ट साइड में उसे एंटर करूंगा। तो रिसिप्ट साइड में लिख रहा हूं मैं 30 तारीख, टू इंटरेस्ट, अमाउंट में 4000। मैं रीजन लिख रहा हूं किस चीज का पैसा आया? इंटरेस्ट का। तो आई एम राइटिंग टू इंटरेस्ट, अमाउंट में 4000। इज इट क्लियर? नीचे नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला, सिंपल। तो यहां पर हमारी 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सारी ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस की। सारी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमने पोस्ट की। सारी मतलब कुछ रिसिप्ट में आई, कुछ पेमेंट में आई। अब हम फटाफट क्या करते हैं? इस कैश बुक को, सिंपल कैश बुक को बैलेंस करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट सम का, लास्ट एग्जांपल का हमने बैलेंस किया था, उसी लॉजिक पर या उसी तरह यहां पर बैलेंस करना है। इज इट क्लियर? तो बैलेंसिंग में मैं सबसे पहले क्या करूंगा? तो मैं पहले रफली टोटल करूंगा, क्रेडिट अमाउंट्स की टोटल करूंगा, डेबिट अमाउंट की टोटल करूंगा, फिर बड़ी अमाउंट दोनों तरफ लिखूंगा, फिर बड़े में से छोटा अमाउंट माइनस करूंगा, जो साइड छोटी है उस तरफ डिफरेंस लिखूंगा, उसे बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखूंगा और इसे कैरी करूंगा एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। तो इतना सब हम करते
धीरे धीरे करते हैं, तो सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो फिर से। अगर कंफ्यूजन होगा कि पहला वाला क्वेश्चन कैसे बैलेंस किया, तो फिर से यहाँ पर ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन दे के सुनो। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, रफली क्रेडिट में जितने आइटम्स दिख रहे हैं मुझे, अमाउंट्स दिख रही है, उन सबको ऐड करूँगा। 80,000 से लेके 6,000 तक सारे अमाउंट्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो उनका टोटल आ रहा है 1,20,000। सो क्रेडिट अमाउंट टोटल इज 1,20,000। ये रफ कैलकुलेशन होना चाहिए आपको, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दिस इज रफ कैलकुलेशन। इज इट क्लियर? तो क्रेडिट अमाउंट की टोटल कितनी आ रही है, 1,20,000। सेम वे मैं क्या करूंगा, डेबिट के अमाउंट्स की टोटल करूंगा। तो डेबिट में 1 लाख से लेके 4,000 तक हमारे पास अमाउंट दिख रही है, तो 1 लाख टू 4,000 इन सबको ऐड करो। इन सबको ऐड करने पर टोटल आ रही है 2,09,400। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,22,000 एंड डेबिट साइड की टोटल आ रही है 2,09,400। ये क्लियर है? रफली हमने कैलकुलेट किया। चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करो, ऐड करके देखो 1,22,000 है या नहीं, और इस तरफ भी ऐड करके देखो 2,09,400 है या नहीं, राइट? सो 1,22,000 क्रेडिट का टोटल है, 2,09,400 डेबिट साइड का टोटल है। अब मैं इमीडिएटली क्या करूंगा, जो बड़ी अमाउंट है वो एज अ टोटल दोनों तरफ अमाउंट कॉलम में लिखूंगा, राइट? थोड़ी सी स्पेस छोड़ा करो टोटल लिखते वक्त, राइट? तो मैं एज अ टोटल दोनों तरफ 2,09,400 लिखूंगा, क्योंकि 2,09,400 डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है। तो डेबिट वाली बड़ी अमाउंट 2,09,400 मैंने दोनों तरफ टोटल कॉलम में लिख ली, या अमाउंट कॉलम में लिख ली। 2,09,400 डेबिट में, 2,09,400 क्रेडिट में। इज इट क्लियर? तो मैंने पहले दोनों की टोटल निकाली, बड़ी टोटल उठाई एंड दोनों तरफ एज अ फाइनल आंसर मैंने लिख लिया। अब आई हैव टू फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मुझे कैसे मिलेगा, तो बड़ी अमाउंट 2,09,400 में से छोटी अमाउंट 1,22,000 में सबट्रैक्ट करूंगा एंड मैं दोनों का डिफरेंस यानी कि बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूंगा। तो मैं रफ वर्क कर रहा हूं, 2,09,400 माइनस 1,22,000, माई डिफरेंस इज 87,400। सब्ट्रैक्शन है, मैथमेटिक्स से यू कैन डू द कैलकुलेशन, राइट? दैट इज 2,09,400 बड़ी अमाउंट माइनस 1,22,000 छोटी अमाउंट, दोनों अमाउंट यहाँ से टोटल से मैंने ली, राइट? मेरा डिफरेंस आ रहा है 87,400। इमीडिएटली ये मैं डिफरेंस उठाऊंगा एंड जो साइड छोटी है, क्रेडिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड की टोटल देखो कम है, 1,22,000 है, उस तरफ लिखूंगा टोटल के एक लाइन ऊपर, राइट? तो जो डिफरेंस है 87,400 मैंने कहा लिखा, क्रेडिट में लिखा, टोटल के जस्ट एक लाइन ऊपर, राइट? एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो क्रेडिट में लिखने की वजह से क्या हुआ, आप दोनों साइड इक्वल होगी, जो मेरी टोटल है दोनों तरफ अब 2,09,400 होगी। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। मैं दोनों साइड को इक्वेट कर रहा हूं, दोनों साइड को मैं एक लेवल पे लेके आ रहा हूं। सो मैं दोनों साइड इक्वल हो गई। बट जो बैलेंसिंग फिगर लिखा वो मैंने क्रेडिट में इसलिए लिखा क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी थी। तो क्रेडिट साइड छोटी थी, 87,400 मुझे डिफरेंस मिला, मैंने 87 टोटल के एक लाइन ऊपर लिखा। उस अमाउंट को मैं अंदर लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिख रहा हूं मैं उसे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। शुरुआत के महीने के शुरुआत में जो बैलेंस होता है उसे ब्रॉट डाउन कहते हैं। इस बार हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो देयर वाज नो बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट? तो महीने के एंड में जो बचेगा उसे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, सीडी यानी कि कैरिड डाउन। ये क्लियर है? अब जो मैंने बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा या बाय बैलेंस सीडी लिखा, आई हैव टू राइट द डेट फॉर दैट। तो डेट आएगी करंट महीने की लास्ट तारीख। तो क्वेश्चन में चेक करो, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सौरभ ट्रेडर का, वो कौन से महीने का है, 2019 जुलाई का। तो जुलाई महीने की लास्ट तारीख होती है 31st, तो मैं डेट में लिखूंगा 31st। मतलब महीने के एंड में, जुलाई महीने के एंड में 31 तारीख को मेरे पास बाय बैलेंस कैरिड डाउन है कितना, 87,400। सो 87,400 इज माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जुलाई महीना, राइट? इसे मैं क्लोजिंग बैलेंस कहूंगा कि जुलाई महीने के एंड में अभी भी अगर मैं ड्रॉवर ओपन करूंगा तो मेरे ड्रॉवर में 87,400 है, जो जुलाई महीने में से मैं उठा के अगस्त महीने में ब्रॉट डाउन करूंगा। कैरिड डाउन को हमेशा उठाना है एंड ब्रॉट डाउन करना है। तो टोटल के नीचे मैं डेट कॉलम में लिख रहा हूं August 1 एंड August 1 के सामने में लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कॉलम में उतना ही 87,400। तो कैरिड डाउन को हमेशा आपको ब्रॉट डाउन करके छोड़ना है। तो जो अमाउंट मुझे वहां मिली वो बस मैंने वहां से उठाई एंड मैंने डेबिट में, क्रेडिट का ऑपोजिट इफेक्ट डेबिट, क्रेडिट से डेबिट में लेके आया, राइट? क्योंकि क्रेडिट में मैंने टेम्पररी लिखा था टू टैली इट, एक्चुअली ये डेबिट बैलेंस है। इसे क्या कहेंगे हम, डेबिट बैलेंस कहेंगे, क्योंकि डेबिट बड़ा है तो बैलेंस डेबिट में लिखना चाहिए। तो ब्रॉट डाउन हमेशा डेबिट में आएगा, अगर कैरिड डाउन क्रेडिट में है तो ब्रॉट डाउन डेबिट में होगा। इज इट क्लियर? फिर से इसे एक बार रिवाइज करो कि देखो कि मैंने कैसे कैलकुलेशन किए, कैरिड डाउन कैसे मिला। फिर से ये लास्ट पार्ट या जो फर्स्ट पार्ट है, शुरुआत वाला पार्ट है, जब मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया उसका बैलेंसिंग, उसे फिर से रिवाइज करो। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हमेशा ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हमें इसी तरह से बैलेंसिंग करना है। तो एक बार मुझे
कैरेट डाउन मिल गया, मैंने इमीडिएटली उस कैरेट डाउन को उठाया एंड नए महीने में यानी कि नेक्स्ट मंथ में अगस्त में मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उसे छोड़ दिया। तो जैसे ही मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ देता हूँ, मेरा एग्जाम्पल वहीं पर या मेरा आंसर वहीं पर कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इज इट क्लियर? कल हम क्या करेंगे, इसी का अगला एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसे सॉल्व करेंगे। आप सब लोग ट्राई करो उसे सॉल्व करना, उसका फॉर्मेट बनाओ, राइट, उसके अमाउंट जितने हो सकते हैं पोस्ट करो एंड ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस द कैश बुक। इज इट क्लियर? चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ गुड डे, बाय।